यंगस्टर्स में स्पेशली जो 30 से अबव है उनमें नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो नी पेन का कारण वो स्पोर्ट्स इंजरीज या नी कैप की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो कि ओल्ड एज में देखी जाती हैं। हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं नी पेन का एक रीज़न बन रहा हो। एक जगह बैठे रहते हैं बहुत देर से, लेग के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस केस में जो लेग के मसल्स वीक होते हैं उसमें नी कैप को अफेक्ट करता है, चपनी को। 80 to 90% जो हमारा बॉडी का वेट है वो नी के ऊपर जाता है। कि जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो सारा वेट बोन्स पे पड़ना शुरू होता है, नीज पे। बिल्कुल हमारा जो रिप्लेसमेंट जॉइंट होती है या नी रिसर्फेसिंग जिसको कहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल यही पिक्चर होती है। ये लिगामेंट्स हैं नी के जो हमने काट के दिखाए हुए हैं। घुटने यानी नी हमारी बॉडी का 80 to 90% वेट कैरी करते हैं और आज हम उन्हीं घुटनों के दर्द को इग्नोर कर देते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो घुटनों का दर्द कभी बुजुर्ग लोगों पे होता था, अब यंगस्टर्स में भी सबसे ज्यादा देखा जाने लगा है। और आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर विकास मेहरा जी, जो इंडिया के टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में आते हैं। 35 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, 50,000 से ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। वेलकम डॉक्टर मेहरा फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू। डॉक्टर मेहरा, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और मैं चाहता हूं कि आज हम ना स्पेशली नी पे बात करें, क्योंकि आज कहीं मैं टॉपिक पढ़ रहा था कि एक हेल्थ को हम बोलते हैं वो नी पे चल रही है। इस टाइम पे इतना ज्यादा क्राइसिस है कि नी के ऊपर हम लोग ज्यादा बात करना चाहते हैं आज जी। तो डॉक्टर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे जनरली आज हम देखते हैं कि जो नी की प्रॉब्लम है वो पहले ओल्ड एज लोगों पे बहुत ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन आज जो सिचुएशन है यहाँ पे यंगस्टर्स में स्पेशली जो 30 से अबव है उनमें नी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो हमें देखने को मिल रही है। वो क्या रीजन है? देखिए, ये जो यंगस्टर्स में आपने नी पेन की बात की, आमतौर पर उनकी जो नी पेन का कारण वो स्पोर्ट्स इंजरीज या नी कैप की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो कि ओल्ड एज में देखी जाती हैं। तो ये दो कॉमनेस्ट रीजंस हैं जो यंग एज के अंदर नी की पेन करते हैं। ओके तो डॉक्टर मेरा कहीं ऐसा तो नहीं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है कि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं नी पेन का एक रीजन बन रहा हो? जो आपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात की, इसमें अगर हम और क्लियर करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा। जिस तरह आप एक जगह बैठे रहते हैं बहुत देर से, लेग के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस केस में जो लेग के मसल्स वीक होते हैं उसमें नी कैप को अफेक्ट करता है, चपनी को। तो जब चपनी इफेक्ट हो आती है तो वो कॉमनेस जो मैं आपको बता रहा था जो कि इस एज ग्रुप में पेन होती है, वो नी कैप की ट्रैकिंग की पेन होती है। तो वो जो नी कैप की ट्रैकिंग है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी उसको कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। तो ये काफी कारण है जो यंगस्टर्स में हमने देखा है। तो डॉक्टर मेहरा जैसे एक आज मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा भी था आपके पास आने से पहले कि 80 to 90% जो हमारा बॉडी का वेट है वो नी के ऊपर जाता है, और अगर हम वॉक करते हैं तो वो मतलब 1.5 गुना हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर हम जब हम क्लैंपिंग करते हैं, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं, तो वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बॉडी वेट नीज के ऊपर में। तो क्या जैसे सपोज ओबेसिटी है, किसी का वेट ज्यादा हो गया, वेट गेन कर लिया, तो वो भी हमारी नी पेन की तरफ लेके जाता है हमें? बिल्कुल ठीक बोला। जो मैंने आपसे पहले बात की कि जब भी हमारा जो वेट है ये मसल्स लेते हैं, टांग के मसल्स, कमर के मसल्स, एब्डोमेन के मसल्स। तो अगर आपका वेट बढ़ता है तो और मसल्स वीक हैं, जैसे आपने लाइफस्टाइल बताया यंगस्टर्स के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, चलते कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो सारा वेट बोन्स पे पड़ना शुरू होता है, नीज पे। तो वो एक तो जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आप वेट आपका ज्यादा है तो नी जॉइंट जो है उसके ऊपर वेट दुगना पड़ जाता है। उससे जो नी की डिटोरेशन है प्रॉब्लम की वो बढ़ जाती है। अच्छा। तो डॉक्टर मेहरा जैसे आपने बताया, ये हमने नी की प्रॉब्लम तो समझी आपके थ्रू। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सपोज मान लीजिए किसी में नी पेन हो रहा है, यंगस्टर्स में क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उसमें क्या सोल्यूशन होता है? देखिए, एक तो आप बात को बहुत क्लियर समझिए। जो ओल्ड एज के अंदर है वो तो आर्थराइटिस, जिस तरह उम्र के साथ आपके बाल सफेद होते हैं उस तरह ही चेंजेस आती नी जॉइंट्स में, और वो एक पर्टिकुलर एज में आके 55, 60, 65 में नी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ओल्ड एज में। उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से यंगस्टर्स के अंदर ये जो आर्थराइटिक प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, एक्सेप्ट एक बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो यंग एज के अंदर नीज को अफेक्ट करती है जिस तरह की बुजुर्गों में करती है। इसके अलावा
यंगस्टर्स के अंदर जो आमतौर पे दर्द का कारण वो चपनी की प्रॉब्लम होती है, या जिसको चोट लगी और लिगामेंट इंजरीज हो, तो उसका एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और कुछ ड्रग्स के ठीक हो जाते हैं वो। लेकिन जहां तक ओल्ड एज का सवाल है, बुजुर्गों का सवाल है, उसके अंदर हम स्टार्टिंग में हमेशा एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ड्रग्स देते हैं। वो काम नहीं करते, आजकल नई तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं, वो यूज करते हैं। तो सब मोडेलिटीज को यूज करते हैं। अगर वो सब मोडेलिटीज यूज करने के बाद फिर भी मरीज की हालत बढ़ती है और उसकी दिनचर्या की जो उसके एक्टिविटीज है उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, फिर सर्जरी की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें नी रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट होती है। डॉक्टर मेहरा, आपने बताया कि नी सरफेसिंग और नी रिप्लेसमेंट, तो नी रिप्लेसमेंट का अगर मैं एक कॉमन पीपल को या कॉमन लोगों को मैं कहूँ कि एक प्रोसेस समझाऊं कि ये कैसे होता है, तो आप मुझे एक्सप्लेन करें जरा। हाँ, जिसमें आपको मैं एक मॉडल से समझाता हूँ। हाँ जी। कि अगर आप इस मॉडल को देखें तो ये नॉर्मल मॉडल है। ठीक है। ये नॉर्मल इसका कार्टिलेज है, नॉर्मल ये बीच में ये शॉक बेयरर्स है, मेनिस्कस है। ठीक है। ये तो नॉर्मल है, जो कि यंगस्टर के घुटने में होता है। ओके। तो जैसी तकलीफ बढ़ती है एज के साथ, तो उसके अंदर उसका नी जॉइंट जो ऐसा हो जाता है। ये देखिए पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया। हाँ। ये कार्टिलेज डैमेज हो गया। तो इसके अंदर हम रीसर्फेसिंग करते हैं। जो डैमेज पार्ट है, जो घुटने का खराब हिस्सा है, इसको हम छिलकर इसकी जगह जिस तरह दांतों पे कैप चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से इसमें हम ये कैप चढ़ा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो रिप्लेसमेंट जॉइंट होती है या नी रिसर्फेसिंग जिसको कहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल यही पिक्चर होती है। ये लिगामेंट्स है नी के, जो हमने काट के दिखाए हुए हैं। ये ऐसे कैप चढ़ती है, नीचे की हड्डी में ऐसे कैप चढ़ती है, और बीच में ये एक जो शॉक एब्जॉर्बर कार्टिलेज होता है, उसकी जगह ये प्लास्टिक का पीस डल जाता है। तो जिस तरह दांतों पे आप क्राउन चढ़ाते हैं, अपना दांत को नहीं निकालते बाहर, इसी प्रकार से नी को नहीं निकालते, हम सिर्फ नी के खराब एरिया को छिलकर उस पे ये कैप चढ़ा देते हैं। ओके। तो डॉक्टर मेहरा, आप जरा मुझे ये भी बताइए कि इसके बाद रिकवरी कितनी आसान है? पेनफुल रिकवरी होती है या फिर कैसा, रिकवरी में कितना टाइम लगता है? जो आपने सवाल पूछा ये अक्सर सब पूछते हैं और लोग इससे डरते भी हैं। मन में उनके शंका भी होती है, घबराते भी हैं कि नी रिप्लेसमेंट बहुत पेनफुल सर्जरी है, और पहले हुआ भी करती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वो जो पेन कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट था नहीं था। अच्छा। आजकल हम घुटने के अंदर कुछ टीके लगाते हैं, कुछ टीके वेन के थ्रू देते हैं, कुछ हम कैथेटर ब्लॉक्स लगाते हैं, जिससे दर्द काफी कम हो जाता है, और धीरे धीरे समय के साथ दर्द कम होता जाता है। तो रिकवरी बहुत अच्छी है। अगले दिन खड़े कर देते हैं, नेक्स्ट डे स्टेयर्स को सपोर्ट के साथ स्टेयर्स चलाना शुरू कर देते हैं। और वैसे सेफ्टी के लिए मरीज को, अगर हमने दोनों घुटने बदले हैं तो 6 हफ्ते के लिए हम कहते हैं सपोर्ट लेकर चलिए। अगर एक बदला है तो 2 से 3 हफ्ते के लिए हम कहते हैं सपोर्ट लेकर चलिए। हालांकि चल उसके बिना भी सकते हैं, लेकिन कभी गिर जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई दुर्घटना हो। एक ना माइंडसेट ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि लोगों को ये पता चल गया कि हाँ मेरे घुटनों में दर्द है, स्पेशली ओल्ड एज की अगर मैं बात करूं, तो मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, वो इग्नोर करते जा रहे हैं उसको, क्योंकि उनको माइंडसेट ऐसा बन गया कि लेटर ऑन जाके मैंने नी रिप्लेसमेंट तो कराना ही है, तो जितना चल सकता है मैं उतना चलाता हूँ, और जब नहीं होगा लास्ट में फाइनली जाके नी रिप्लेसमेंट करा दूंगा। तो ये क्या आपको लगता है ये सही अप्रोच है? नहीं, कोई भी तकलीफ है, नीज की नहीं, कोई भी शरीर की तकलीफ है, कोई दर्द है या कुछ भी है, तो डॉक्टर को समय पे दिखाना चाहिए। तो उस समय पे दिखाने से हो सकता है कि जो नी रिप्लेसमेंट हो उसको अवॉइड किया जा सके, या उसको बहुत प्रलॉन्ग किया जा सके। तो मेरे ख्याल से मरीज को एकदम से डॉक्टर को दिखाना चाहिए जैसे ही सिम्टम शुरुआत होते हैं। और जैसे कॉमन अगर मैं सिम्टम पूछूं डॉक्टर साहब, तो क्या होते हैं? जैसे मुझे पता चला कि मेरे नीज में पेन हो रहा है, और कौन सी, या फिर मैं बोलूं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे नी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट सोल्यूशन कोई होगा नहीं? देखिए, शुरुआत में तो पेशेंट को पेन और स्टिफनेस होती है, जो उसका चलने का डिस्टेंस होता है, फासला, वो समय के साथ कम होता जाता है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब पहले मैं 3 किलोमीटर सैर करता था या 6 किलोमीटर सैर करता था, अब मैं 4-5 किलोमीटर ज्यादा सैर नहीं कर पाता, मुझको दर्द शुरू हो जाता है। तो वो एक स्टेज है जब मरीज को एकदम से डॉक्टर पास तुरंत आना चाहिए, जिसमें हम बिना ऑपरेशन के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मरीज अपने आप ही घर में इलाज करता रहे कि देखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति भी आती है जब मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाता हूँ, तो उस स्थिति में आपको नी सर्जरी करनी पड़ती है। तो इन नटशेल मरीज को समय पे आना चाहिए डॉक्टर के पास।
डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछनी थी मैंने, जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, रोबोटिक्स आ गया, एआई आ गया, तो जैसे सर्जरी में अगर हम बात करें, स्पेशली नी की बात करते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं इन टेक्नोलॉजी के आने के बाद, या फिर अभी भी ट्रेडिशनल वे ही यूज हो रहा है ऑपरेट करने के लिए? ये देखिए, एक क्वेश्चन भी हर मरीज पूछता है, क्योंकि इतनी एडवर्टाइजमेंट आता है कि रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, और मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरा ऑपरेशन आप रोबोट से करोगे? अब जिस अस्पताल में मैं करता हूँ हमारे पास रोबोट भी है। देखिए, रोबोट एक असिस्ट करता है, अगर सर्जन अच्छा नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो रोबोट कुछ नहीं कर पाएगा। रोबोट जो है वो एक एक्यूरेसी देता है, प्रिसीजन देता है, लेकिन साथ में ये भी देखा गया कि जो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो रिसर्च आई, स्टडीज आई 2 लाख से ऊपर मरीजों की, उसमें देखा गया कि रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप सर्जन ही अच्छे नहीं हो, चाहे रोबोट खड़ा हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये मरीज को बताना कि मैं रोबोट से करूंगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा, ये गलत है, क्योंकि ये हम नहीं, ये तो रिसर्च है। हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, वहां से रिसर्च आती है। लेकिन जो यंगस्टर, जो नया बच्चा आ रहा है, सर्जन बन के आ रहा है, उसको ये असिस्ट कर सकती है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो उसमें वो कट बिल्कुल बराबर आए तो उसको हेल्प कर सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्जन है, उसके हाथों में रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है। और यही कारण है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो रोबोट के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देती है। ओके। तो अस्पताल मांगते हैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन मैं मरीज से कहूंगा कि 1 लाख एक्स्ट्रा देने से ये नहीं होगा कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा या जोड़ लंबा चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ट्रेडिशनल वे है उसका रिजल्ट बराबर है। अच्छा, जनरली जैसे हमने अभी देखा कि जो डिफेक्टेड पार्ट था, हमने वो निकाल के कैप को रिप्लेस कर दिया, तो इसके बाद अगर हम इस सर्जरी की बात करें, रिप्लेसमेंट की, नी रिप्लेसमेंट की, तो इसकी लाइफ कितनी रहती है? देखिए, दादा जब भी कहते हैं, ये लाइफ डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑपरेशन किया। अच्छा ऑपरेशन किया तो 15। अब मेरा जो ऑपरेशन किया हुआ है, जो सबसे पहला मरीज है, उसको 21 साल हो गया, वो चल रहा है, जबकि 21 साल घुटने की लाइफ नहीं बताते। कुल्ले की लाइफ है लंबी, लेकिन घुटने की लाइफ हम आमतौर पे 12 से 15 साल बोलते हैं। लेकिन अब जो मटेरियल्स नए आए हैं, जो अंदर यूज होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं मटेरियल्स। जो इम्प्लांट्स हैं, अगर आप अच्छी कंपनी का प्लांट डालते हैं तो उसकी जो लाइफ है 15 साल तो मिनिमम चल रहा है। एक चीज और है, जैसे जनरली मैंने भी पढ़ा है कहीं पे कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं तो उसके बाद आपको जमीन पे नहीं बैठना है, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है। ये रियलिटी है या फिर मिथ है ये? नहीं, ऐसे है कि आप जमीन पर बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार सकते हैं, स्टेयर्स भी चढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटीज है, खासकर जमीन पे बैठने से, इससे जोड़ की लाइफ कम हो जाती है। हमको ऑपरेशन के बाद ये ध्यान रखना है कि इसकी लाइफ को कैसे लंबा किया जाए। तो उसमें एक तो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए, जिसमें छलांग मारना, जंपिंग करनी। कई बार आप ऐड देखते हैं कि लोग ऑपरेशन के बाद भांगड़ा डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत एडवर्टीजमेंट है। भांगड़ा डालने से इम्पैक्ट डाल रहे हो आप, वो बिल्कुल नहीं करना। सीढ़ी आप जिस तरह ऊपर रहते हैं, आम सीढ़ी चढ़िए, लेकिन जहां पे आपको चॉइस है बिटवीन स्टेयर्स और लिफ्ट, मेरे ख्याल से, और जो स्टडीज हैं वो बताती हैं कि लिफ्ट लेना बेहतर है, स्टेयर्स को अवॉइड करो कि उससे लोड कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चढ़ना है, घर ही ऊपर है, तो चढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइफ को लंबा करने के लिए ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेरा एक चीज मैंने पर्सनली आपसे पूछनी है, जैसे आज की डेट में क्या होता है कि जो यूथ है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं या सर्जन ढूंढ रहे हैं या नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो कई लोग ना यूट्यूब में बैठ के सर्च करने लग जाते हैं और वहां पे जाके सब कुछ आके फिर डॉक्टर को समझाते हैं कि नहीं, वी हैव टू गो दिस वे, यू हैव टू परफॉर्म दिस सर्जरीज, ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसा होना। ये केसेस आपके पास भी आते हैं? बहुत आते हैं, और इसमें मैं कसूर मरीज का नहीं बताता, ये हमारा ही कसूर है, डॉक्टर्स का। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये और किसी मुल्क में नहीं देखा गया कि गलत एडवर्टाइजमेंट्स, झूठ इंटरव्यूज, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ये बहुत होता है। तो मरीज को लगता है कि जो, क्योंकि विश्वास करते हैं, मरीज को लगता है कि जो डॉक्टर बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो वो सारे देख के डिफरेंट यूट्यूब्स तो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आप हमारा रोबोट से करो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो। पर लोगों को लगता है, मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक FT टेक्निक है। अब FT का मतलब फास्ट ट्रैक। तो ये जो वर्ड्स है कोई स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं है, ये हमारी तरफ से डिवाइस्ड है। अब मेरी अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखो तो मैंने डाली हुई है उसमें QR टेक्निक, तो क्विक रेफरेंसिंग टेक्निक या फास्ट ट्रैक टेक्निक, ये सब अलग अलग नाम है जो हम सर्जन्स खुद देते हैं। मैंने PB टेक्निक, परफेक्ट बैलेंसिंग टेक्निक, तो ये हमारे दिए नाम है। जो एक स्टैंडर्ड टेक्निक तो वही है पूरी दुनिया में। सही बात। तो इससे मरीज कंफ्यूज हो जाता है कि डॉक्टर मेरा कह रहे हैं वो ये टेक्निक करेंगे,
दूसरा डॉक्टर कह रहा है वो ये टेक्निक करेंगे, तीसरा डॉक्टर कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है। ये बात आप मन में रखिए जहन में कि तकनीक एक ही है, ये नाम हमारे दिए हुए हैं। सो मेरा जो फर्ज है जिस स्टेज पे मैं हूं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए मरीज को। मैं इसको आपके थ्रू ये कहता हूँ, मरीज को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि जो ये बोल रहा हूँ कहीं पूछ लीजिए कि मैंने इसमें कुछ गलत बोला है। अगर डॉक्टर साहब कुछ गलत बोल रहे हैं तो बोलिए गलत बोला है। सो इसी प्रकार से मेरी अपने कोलीग से भी रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट करें, हम भी करते हैं, लेकिन जो मरीज को जो सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ठीक दे, करेक्ट दे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने जो बात कही ना वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जैसे आपका 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, 50,000 से ज्यादा आप सर्जरी कर चुके हैं। मैं गूगल पे देख रहा था आपके मतलब पॉजिटिव रिव्यूज, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके हैप्पी जो कस्टमर हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं उनकी उन्होंने डाली हुई हैं। अपने पर्सनल चैनल्स पे उन्होंने डाला है कि हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर मेहरा, और मैंने वहां से हेल्प ली थी डॉक्टर मेहरा के पास। और कई लोगों ने तो इनफैक्ट ये भी बोला है, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि किसी और डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपको सर्जरी रिकमेंड की और डॉक्टर मेहरा के पास गए तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि विदाउट सर्जरी आई एम रिकवरी, मैं 80% रिकवर हो गया और ये सब। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला अभी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग है जो आप कर रहे हैं। और डॉक्टर मेरा ऐसा नहीं लगता कभी कि सपोज यार मतलब 35 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया और जो अभी नए सर्जन आ रहे हैं उनकी एज 35 ईयर्स है कभी ऐसा फील नहीं आता आपको? नहीं, मैं भी अपने आप को इतना एल्डरली या बूढ़ा नहीं समझता मैं भी जवान ही समझता हूँ। एक्टिवली ऑपरेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हाथ चल रहे हैं, देखो कोई काम नहीं रहे हाथ तो ठीक है। जो नए यंगस्टर्स हम उनको पढ़ाते भी हैं, उनको हम लेक्चर भी देते हैं, समझाते भी हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके एक सच्चाई से अच्छा काम करें। आजकल कॉर्पोरेटाइजेशन का जमाना है, एक बिजनेस बन गया मेडिकल प्रोफेशन। सो डॉक्टर को जो अपना एक प्रोफेशन है उसी हिसाब से चलना चाहिए। आज का इंटरव्यू हमारा देखने के बाद मुझे लगता है कि किसी के अगर नी में पेन होगा तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर मेहरा के पास लेके चलो। किसी भी अच्छे डॉक्टर जाएं पर इलाज ठीक कराएं। डॉक्टर साहब, आप 50,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हो, तो आपको जो पहली सर्जरी की थी वो याद है? कैसा हुआ था? कैसा मतलब आप नर्वस फील तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला जो ऑपरेशन मैंने किया था वो एक मरीज थी बहुत गरीब, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आई थी, मेहंदी देवी नाम था उसका। उसके दोनों कुल्ले खराब थे और बहुत ही टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट सर्जरी थी, क्योंकि उसकी जो पट की हड्डी थी, जिस तरह हमारी उंगली की साइज है इतने साइज की हड्डी थी, और हमने स्पेशल कस्टम इम्प्लांट्स बनवाए थे उसके 95 में, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता था। और वो इतनी गरीब थी, हमने उसका ऑपरेशन फ्री किया था, अस्पताल वालों ने भी बहुत मदद की। और जब वो चल कर आई तो उसकी माँ घर आई मेरे, तो जो चुन्नी के उसने उसकी पोटली बना रखी थी, उसमें 5-5, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए कॉइन, 10-10 रुपए के ऐसे इकट्ठा किया था कि डॉक्टर साहब ये लो, ये प्लीज लो। तो मैंने उसको रिफ्यूज किया, नहीं लेना। तो आंखों में उसके आंसू आ गए, नहीं ये तो लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, गरीब को देंगे। फिर वो डीसी ऑफिस में उसको नौकरी भी लग गई, जो कि 15 साल से 16 साल से बिस्तरे पे थी। तो 21 साल की उम्र में उसका मैंने ऑपरेशन किया था, जो कि आमतौर पे हम 60 या 70 साल की उम्र में करते हैं कुल्ले का ऑपरेशन। सो अभी तक उसका चल रहा है कुल्ला, देखो 30 साल हो गए हैं। और उस टेक्निक में जो नए इम्प्लांट्स नहीं थे, पुरानी टेक्निक थी, पुराने इम्प्लांट्स थे, तो ये बहुत आपको खुशी देता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इसी से मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मैं आया था आपसे मिलने के लिए आपके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो आपके रिसेप्शन से मुझे पता चला कि आपने एक वीक में एक डे रखा है जिसपे आप स्पेशली ऐसे ही लोगों को देखते हैं और उनको मतलब 1/3 कॉस्ट पे उनको कंसल्टेंसी देते हैं। ये आपको एक बड़ी मैं हैरानगी की बात बताता हूँ कि मैंने वीरवार रखा है, पर बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि डॉक्टर अगर फीस नहीं लेगा या कम लेगा तो ठीक से देखा नहीं। तो मेरे को बहुत हैरानगी है, ओपन मैंने लिखा हुआ है कि आप आइए वीरवार को और फीस बहुत कम है, आइए। लेकिन बहुत कम मरीज आते हैं और मैं पूछता भी हूँ कि तुम गरीब हो तो पूरी फीस क्यों दे रहे हो, आप वीरवार को आइए। कहते नहीं डॉक्टर साहब, हमारे मन में हमने पूरी फीस दे के दिखाना है। तो ये बात इतनी चल नहीं रही है कि लोग आते नहीं इतने कम पैसे देने वाले। डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेट करते हैं आपके पास पेशेंट आते हैं पेन लेके, और जब वो खुद अपने पैरों पे चढ़ के वापस घर जाते हैं, अपने पैरों पे चल के जब घर वापस जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए बहुत जबरदस्त खुशी होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके कि हम इनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सो मैं इनको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में स्थिति बहुत खराब है डॉक्टरों की। लेकिन अगर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, मेडिसिन से ऊपर कोई प्रोफेशन नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन ये प्रोफेशन देता है, कोई प्रोफेशन ये सेटिस्फेक्शन नहीं देता, चाहे पैसा है चाहे नहीं है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है डॉक्टर मेहरा आज के जो हमारा इंटरव्यू है ना, उसमें अगर आप मुझे मतलब परमिशन दें तो मैं आपके रिसेप्शन का नंबर उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बिल्कुल डाल दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वीरवार का दिन बिल्कुल बता वो आए वहाँ पे बिल्कुल और कंसल्टेंसी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा, आपने टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल डिस्कशंस आज हमने करी, स्पेशली नी के ऊपर में और नी रिप्लेसमेंट के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है उससे, और जितने भी मुझे लगता है कि जो मिथ्स थे ना, आज वो ब्लास्ट होने वाले हैं। थैंक यू गिरीश जी, बहुत बहुत। और मैं बहुत खुशी होगी अगर आपके माध्यम से मरीजों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके तो। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मेहरा, मैं अभी से आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ कि नेक्स्ट एक टॉपिक फिर लेके आऊंगा, और मैं अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बोन से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको जानकारी चाहिए या नॉलेज चाहिए, तो वो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं डॉक्टर मेहरा से फिर टाइम लूं और फिर हम ऐसे डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गिरीश, थैंक यू।